अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज से चंद दिन पहले ग्रीस में एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी एक फिशिंग बोट। उस फिशिंग बोट पर सवार थे तकरीबन 700 अफराद। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि तादाद कितनी थी, लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है और एजेंट से जो मालूमात ली गई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 700 के करीब अफराद उस एक फिशिंग बोट के ऊपर सवार थे। ये वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो कि लीबिया से बोट के जरिए इटली जाना चाह रहे थे। यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स में फ़र्क होता है। रेफ्यूजी वो होते हैं जो कि अपने मुल्क में कहत साली से, बुरे हालात से या किसी भी ऐसी वजूहात से भाग रहे होते हैं जिससे उनकी जान को ख़तरा होता है और वो दूसरे मुल्क में पनाह लेना चाहते हैं, जिन्हें हम उर्दू में पनाह गुज़ीन कहते हैं। उन्हें अंग्रेज़ी में रेफ्यूजी कहा जाता है। इलीगल इमिग्रेंट्स को उर्दू में गैर कानूनी तारकीन वतन कहा जाता है। ये वो अफराद होते हैं जिनके पास कोई ख़ास वजह नहीं होती किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए। जिन 700 अफराद का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। एक खबर के मुताबिक तकरीबन 300 से 350 अफराद पाकिस्तानी थे जो कि इन बोट्स के ऊपर सवार थे। ये बोट लीबिया के एक शहर तुब्रुक से रवाना हुई। याद रखिएगा कि लीबिया में जब से हालात ख़राब हुए हैं और वहाँ पे एक लॉलेसनेस किस्म की सिचुएशन मौजूद है, तब से लीबिया एक हॉटस्पॉट बन गया है उन तमाम अफराद का जो कि यूरोप जाना चाह रहे हैं। अब ये एक और रास्ता निकल आया है उन तमाम अफराद के लिए जो कि लीबिया से यूरोप जाना चाहते हों। ये अफराद और किन किन रास्तों से इटली जाते रहे हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे तफसीलन बात करेंगे। यूरोप के लिए गैर मुल्की तारकीन वतन का ये सिलसिला बड़े अरसे से जारी है। अगर हम सन 2014 से लिए गए स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो एक इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 10,000 अफराद इस इलीगल ट्रेड में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की तारकीन वतन में किसी भी किस्म की कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि अगर हम ये कहें कि नए नए रास्ते डिस्कवर होते रहते हैं और तारकीन वतन की तादाद बढ़ती रहती है, तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन तमाम डिटेल्स में जाएं, हम पहले इस कश्ती की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि लीबिया से इटली तक का जो मुकम्मल रास्ता है वो तकरीबन हमारे जैसा बड़ा जहाज़ जिसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज मौजूद हैं, फ्यूल ऑयल मौजूद है, पानी मौजूद है, हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, उसको तकरीबन 1.5 से 2 दिन लगते हैं। अगर हम फुल स्पीड पे जाएं, इकोनॉमिकल स्पीड पे तकरीबन 2.5 से लेकर 3 दिन तक लगते हैं। इस बोट को, जो कि एक फिशिंग बोट थी, और फिशिंग बोट्स की बहरहाल स्पीड ज़्यादा नहीं होती, इसको कम से कम 4 से 5 दिन लगने थे। रास्ते में हो गया इसका इंजन ख़राब, और ये बात है मंगल की। जब ये वेसल ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ माल्टा और ग्रीस के दरमियान में, तो ग्रीक कोस्ट गार्ड को मंगल वाले दिन सुबह 8 बजे पहली बार ये इतला मिली कि यहाँ पे एक बोट ड्रिफ्ट कर रही है। हमारी मर्चेंट नेवी में एक बात बड़ी अहम कही जाती है और ये बात बहुत ज़रूरी भी है कि अगर एक जहाज़ जो कि बेशक आज मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता भी है, उसको अगर आप खुले समंदर में छोड़ देंगे तो कोई ना कोई वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हकीकतन इस जहाज़ का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और जहाज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। बिकॉज देर इज ओनली सो मच अ वेसल कैन डू व्हेन शी इज ड्रिफ्टिंग आउट एट सी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फिशिंग बोट की, और जाहिर बात है कि इतने अरसे से, इतने सालों से ये ट्रेड चलता आ रहा है, इतनी सारी फिगर्स हर एक के पास मौजूद हैं, तो हर एक को ये आगाही थी कि इस फिशिंग बोट के ऊपर तारकीन वतन सवार हैं और वो भी गैर कानूनी। लेकिन चाहे गैर कानूनी तारकीन वतन ही क्यों ना हो, हमें उनकी मदद करना लाजमी होता है। और कुछ इन्हीं सेंटीमेंट्स के तहत ग्रीक कोस्ट गार्ड ने जब इस वेसल को ड्रिफ्ट करते हुए देखा तो उसने इनकी मदद करने की ठानी। सुबह 11 बजे के करीब जब पहली बार फिशिंग वेसल से रब्ता हुआ और उससे पूछा गया कि आपको किसी किस्म की असिस्टेंस तो नहीं चाहिए, तो फिशिंग वेसल ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें किसी किस्म की असिस्टेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का अक्सर एक सवाल ये होता है कि जब दूसरे जहाज़ देख रहे हैं कि एक फिशिंग बोट के ऊपर इतने सारे अफराद सवार हैं और जाहिर सी बात है सब के सब तारकीन वतन हैं, तो उन जहाज़ों ने खुद से उसकी मदद करने की क्यों नहीं कोशिश की? तो इसका मैं यहाँ पे जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। ओपन सी में, वंस यू आर आउट एट ओपन सी, जब आप इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद हैं, तो कोई भी जहाज़ बिला वजह आपको तंग नहीं कर सकता, चाहे आप एक इलीगल इमिग्रेंट्स की बोट ही क्यों ना हो। कोई मुल्क अगर एक्शन लेना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बोट या वो जहाज़ उसके टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल हो। अगर उसके टेरिटोरियल वाटर से बाहर भी मौजूद हो तो एक फासला होता है जिसको हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अगर उस EEZ के अंदर, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी किसी किस्म का हादसा रूनुमा होता है, तब भी उस मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मामले को ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करे, बल्कि अगर कोई मदद चाहता है तो उसको मदद फराहम करे। लेकिन EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ इतनी होती है कि आपने मदद तब फराहम करनी है जब आपसे मदद मांगी जाए। उसके अलावा खुले समंदर में आप जानबूझकर किसी को मदद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट। तो पहला सवाल तो यहीं पे ख़त्म हो गया। हम अपने आप को फोर्सफुली आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। हमारे पास इसकी मुकम्मल ना सिर्फ ये कि गाइडलाइंस मौजूद हैं, बल्कि हमारे पास पूरा सब कुछ ही रिटन फॉर्मेट में है। दूसरा वेसल, चाहे वो फिशिंग वेसल ही क्यों ना हो, उसने या तो हेल्प के लिए कॉल करना है, या उसने डिस्ट्रेस मैसेज देना है, और या हमें विजुअली ये नज़र आए कि वो फिशिंग वेसल इस वक्त डिस्ट्रेस में है,
then we will provide help. अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो वो ग्रीस का था, ग्रीस उसको मदद फराहम कर सकता था, ग्रीस के पास कोस्ट गार्ड थी, बोट्स थी, तो फिर उसने मदद क्यों नहीं फराहम की? अगेन द आंसर इज सेम, वो 12 माइल के अंदर अंदर नहीं था। ये हादसा पेश हुआ है तकरीबन ग्रीस की कोस्ट से 50 माइल के आसपास। पायलट्स वो पोर्ट थी जहाँ पे हादसा पेश हुआ, और जहाज डिसेबल होते रहते हैं। अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं तो वो एक जहाज खड़ा हुआ है पीछे, वो डिसेबल हुआ है इस वक्त, लेकिन हमसे वो मदद नहीं मांगेगा तो हम उसको मदद नहीं दे सकते। ऐसे आप जबरदस्ती किसी की मदद करने को नहीं पहुंच सकते। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, मैंने शायद पहले इसका जिक्र नहीं किया, ये टाइमिंग्स जीएमटी में है। अगर आप इसको ग्रीस के टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 3 घंटे इसमें जमा करने होंगे, तो ग्रीस का टाइम आ जाएगा। कोस्ट गार्ड को जब ये रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं तो वो एक और जहाज लकी सेलर को डाइवर्ट करता है इस बोट की मदद करने के लिए। ये वक्त है तकरीबन 1500 जीएमटी का। आप इसको ग्रीस टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो तकरीबन 1800 ग्रीस टाइम बनेगा, शाम के 6 बजे के आसपास। उसने इनको जो है पानी और खुराक और इस तरह की चीज़ें मुहैया की। हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं LTA, लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर्स। हम बड़े जहाज़ होते हैं, बोट्स छोटी होती हैं, तो हम खुद बोट्स के पास नहीं जाते, हम थोड़ा सा दूर रहते हैं उनसे, क्योंकि अगर हम उनसे खुदा ना खास्ता कोलाइड करेंगे तो वो तो वैसे ही डूब जाएगी। वो तो ऑलरेडी अनबैलेंस्ड है, उस पर उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोग पहले से मौजूद हैं। तो हम लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर से लाइन फेंकते हैं, उस लाइन के जरिए फिर हम खुराक, पानी, ये सब की सब चीज़ें दूसरे को मुहैया करते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं कि उसको किसी किस्म की असिस्टेंस तो नहीं चाहिए। लकी सेलर के कप्तान के मुताबिक इस बोट ने उनको साफ इनकार कर दिया कि उसको किसी भी किस्म की असिस्टेंस नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ये लॉकडाउन किया और वो अपने अगले सफ़र पर रवाना हो गए, बिकॉज उसका कोई ताल्लुक ग्रीस से नहीं था। लकी सेलर की लॉग बुक को इस पूरे के पूरे मामले में एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया गया। लॉग बुक वो चीज़ होती है जहाँ पे आप एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, इस पर कप्तान के ऑफिसर्स के साइन होते हैं। लॉग बुक में ये बात क्लियरली मेंशन है कि हमने उससे असिस्टेंस के लिए पूछा और इस बोट ने इनकार कर दिया। अगर आप उन सर्वाइवर की टेस्टिमनी भी देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ा जहाज़ आया, उसने हमें पानी वानी दिया, हम बोलते रहे, चीखते रहे कि हमें आए, हमें ले जाएं, हमें बचाएं, हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें। उस जहाज़ ने असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अगर मेरा जहाज़ है ना, मेरे जहाज़ के ऊपर मेरा पूरा का पूरा क्रू मौजूद है, अगर वो पूरा का पूरा क्रू ये कहता रहेगा कि हमें असिस्टेंस चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ब्रिज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाज़ का कप्तान, अगर मैं ये कहूँगा कि हमें असिस्टेंस नहीं चाहिए, तो वो जहाज़ मेरे पास नहीं आ सकता। वो खामखा मेरे क्रू को अपने जहाज़ के ऊपर नहीं ले सकता। तो ये रूल की बात है। जब आपको जहाज़ का कप्तान ये कह रहा है कि नहीं हमें असिस्टेंस नहीं चाहिए, तो आप जानबूझ के अपने आप को उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। ये हो नहीं सकता। इस जहाज़ यानी कि लकी सेलर के जाने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे के बाद एक और जहाज़ फेथफुल वॉरियर को MRCC डाइवर्ट करता है कि यार जाओ इस बोट के पास, इनसे पूछो कि इनको किसी किस्म की असिस्टेंस तो नहीं चाहिए, खुराक पानी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। सेकंड शिप जो गया, अगेन उसका कोई ताल्लुक ग्रीस से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक यूरोप से नहीं है, वो तो अपने रास्ते में जा रहा था जब उसको MRCC ने कहा कि आप जाएं और इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें। और मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, जब रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हमें ये कहता है कि आपने किसी जहाज़ की मदद के लिए जाना है तो हम जाते हैं, लेकिन हम उसके खामखा सर्वाइवर्स को अपने ऊपर नहीं उठा सकते जब तक कि वो खुद ना बोले कि जी आप हमें उठा लें। सेकंड जहाज़ यानी कि फेथफुल वॉरियर, जो कि पहले से भी बड़ा ऑयल टैंकर था, उसकी टेस्टिमनी के मुताबिक भी फिशिंग बोर्ड ने खाना वाना सब चीज़ें तो ली, लेकिन उसने किसी किस्म की असिस्टेंस की रिक्वेस्ट नहीं की। फेथफुल वॉरियर ने तमाम असिस्टेंस जो दे सकता था वो दी, और फिर उसके बाद फेथफुल वॉरियर भी वहाँ से चला गया। अगेन ये हमारे पास सारे हार्ड एविडेंसेस मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी और बातों की बात तक नहीं है, इसने कहा उसने कहा वाली बात नहीं है। हमारे पास AIS वेबसाइट का मुकम्मल डाटा मौजूद है, जिसमें आप खुद ये देख सकते हैं कि पहले एक जहाज़ आया लकी सेलर, उसने असिस्टेंस दी, फिर फेथफुल वॉरियर आया, उसने असिस्टेंस दी, और ये डाटा कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये जहाज़ का AIS कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा होता है, और साथ में आपको दूसरी बोट्स भी नज़र आ रही होंगी वहाँ पे आसपास चलती हुई। उसके बाद कृति से MRCC अपनी एक बोट भेजता है। अब ये जो बोट आ रही है ना, ये MRCC की अपनी बोट है। वो जहाज़ इसके पास आता है, अगेन दे आस्क हिम असिस्टेंस चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, दे रिफ्यूज़। ये बात है 1940 से 2240 GMT की। 7:40 से लेके रात के 10:40 तक GMT के वक्त की बात हो रही है। तकरीबन रात को 11 बजे के आसपास एक और जहाज इस बोट के करीब से पास होता है, जिसका नाम है स्विस फ्यूरी। स्विस फ्यूरी अगर आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे हो तो उसके बोट के पास से गुजरता है, और उसके फौरन बाद बोट कैप्साइज होती है और डूब जाती है। और उसके बाद फिर बाकी इर्द गिर्द जितने भी जहाज मौजूद हैं वो तमाम रेस्क्यू के लिए आते हैं। रेस्क्यू में काफ़ी टाइम लगता है, ज़्यादा अफराद को नहीं बचाया जा सका। हकीकत की बात करें तो मेजॉरिटी वो इस चीज़ का लुकमा अजल बन गए। पहले दिन तकरीबन 12 अफराद को बचाया गया था। उसके बाद बॉडीज़ को तलाश करते रहे, काफ़ी सारी बॉडीज़ को रिकवर किया गया। उन सबको कालामाता लाया गया। कालामाता भी ग्रीस की एक पोर्ट है, वहाँ पे लाया गया, उनको हॉस्पिटल में रखा गया। जो अफराद थे जो गैर मुल्की तारिकीन वतन थे, जो कि जिंदा रेस्क्यू कर लिए गए थे, उनको फिर एक वहाँ पे एक कैंप है, उस कैंप के अंदर ले जाया गया। कुछ अफराद को पेपर्स देकर छोड़ दिया गया, कुछ अफराद अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। ये सिलसिला तारिकीन वतन का एक बड़े अरसे से चल रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रेजेडी, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, लेकिन अचंभे की बात मैं एक ज़रूर कहूँगा
اور وہ چنبے کی بات یہ ہے، جب سے یہ غیر قانونی جو امیگریشن ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا گیا ہے، تب سے لے کے اب تک بڑے بڑے چینلز نے بڑی بڑی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. آپ کے بڑے بڑے گروپس کے اوپر فوٹوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. ان ڈاکیومنٹریز میں کلیئرلی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ افراد جو کہ غیر ملکی تارکین وطن ہوتے ہیں، جب یہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے حالات کتنے گراں گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ رکتے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑے چنبے کی بات ہے. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ میں تمام میسیجز آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، ان سے مجھے کتنے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، وہ افراد جو کہ کسی بھی وجہ سے یورپ جانا چاہتے ہیں. اٹ از ویری سیڈ ٹو نو کہ لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو صرف یورپ جانے کی پرواہ ہے. اب میرے خیال میں یہ ایک مناسب وقت ہے کہ ہم ان حالات کی بھی بات کر لیں جو کہ ان کو اس بورڈ کے اوپر پیش آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ایک چھوٹی سی فشنگ بورڈ کے اوپر آپ 700 افراد کو لاد دیں گے تو وہ بورڈ تو آلریڈی انبیلنسڈ ہے. ہر جہاز کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے، میٹا سینٹر ہوتا ہے. یہ خیر کافی زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اپنی کئی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جہاز جب الٹتا ہے تو الٹتا کیوں ہے، اس کی کیا ریزن ہوتی ہے، اور جہاز کو الٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. ظاہری سی بات ہے، جب آپ 700 افراد کو 3 ڈیکس کے اوپر نیچے لاد دیں گے تو جہاز کا سینٹر آف گریوٹی، میٹا سینٹر، یہ سب کچھ تو پہلے ہی آؤٹ ہوا ہے. آل یو نیڈ از فار سم پیپل ٹو شفٹ. اگر آپ اس ڈاکیومنٹری کو بھی غور سے دیکھیں جو کہ اس پاکستانی کی بنی ہوئی ہے، BBC نے جو بنائی ہے، اس ڈاکیومنٹری میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہماری ایک بورڈ سے ٹکر ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو گئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے کا بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. صرف یہ ایک بوٹ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی بوٹس جو ہیں وہ ڈوبی ہیں. ہمارے پاس ڈنگیز کا بھی ڈیٹا موجود ہے. بہرحال بوٹ اور یہ ڈنگی دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ڈنگی جو ہے وہ ربر کی بوٹ ہوتی ہے اور اس پہ جس طریقے سے افراد کو لادا گیا ہوتا ہے وہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک اتنی سی بھی جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ نے اٹھ کے اور رفع حاجت بھی کرنی ہے، آپ نے ٹوائلٹ بھی جانا ہے، تو ٹوائلٹ تو پہلی بات ہوتا ہی نہیں. آپ نے کھلے میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ کو صرف تھوڑا سا انبیلنس کرنا ہے بوٹ کو یا ڈنگی کو، اس کے بعد بوٹ یوں غائب ہوگی. اگر آپ ان پاکستانی کی ڈاکیومنٹری دوبارہ دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جب شروع میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہمیں سیدھا سیدھا بٹھانا شروع کر دیا اور ہمیں جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیا بوٹ کے اندر، اور سب کو کہا کہ پہلے نیچے جاؤ، پھر اوپر جاؤ، پھر اوپر جاؤ. یہ ضروری ہے جب آپ بوٹ کو لاد رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کیونکہ 700 افراد کو ایک فشنگ بوٹ پہ لے جانا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو سب سے نیچے بٹھائیں تاکہ بوٹ تھوڑی سی اندر جائے، اس کا سینٹر آف گریوٹی تھوڑا نیچے جائے، پھر اوپر بٹھائیں اور سب سے آخر میں آپ لوگوں کو ٹاپ کے اوپر بٹھائیں. تو وہ جو بندہ ہے جو کہ اس سارا کے سارے چیز کو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہی واز ویل ٹرینڈ. اس کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے جو شروع میں لوگ آ رہے ہیں ان کو نیچے ہی بٹھانا ہے. تو یہ کسی قسم کی بایسنس کی بات نہیں ہے. جب آپ غیر ملکی طریقے سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیز تو ہوتی ہے، اور یہ تو 2014 سے ہمارے پاس ڈاکیومنٹریز موجود ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کو سب برداشت کرنا پڑے گا. لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہوئے مجھے نہ صرف یہ کہ دکھ ہو رہا ہے بلکہ مجھے یقین مانے مجھے غصہ بھی چڑھ رہا ہے. میں جب واٹس ایپ پہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ مجھ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو وٹ دے ٹیل می از کہ ہمارے چچا کا بیٹا گیا ہوا ہے، انہوں نے بڑا گھر بنا لیا ہے، ہماری خالہ کا بیٹا گیا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ اٹلی میں موجود ہے، فلاں گریس میں موجود ہے، فلاں یورپ کے ملک میں موجود ہے، مجھے بھی کچھ کرنا ہے. میں نے کہا آپ کو اس چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ اس پورے راستے میں آپ جان بھی گنوا سکتے ہیں، اور یہ کسی ایک میسج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے آپ پلیز نیچے کامنٹس میں یہ مت لکھنا شروع کر دیجیے گا کہ آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے، میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، مجھے پتا ہے. تو آگے سے مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ جی اس کو آپ چھوڑیں، وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ ہمیں کسی ایجنٹ سے ملوا دیں. آف کورس آئی ایم ناٹ ون آف دوز گائز، مجھے کیا پتا کون ایجنٹ ہے کون ایجنٹ نہیں ہے. لیکن دس از ویری ویری سیڈ ٹو سی اتنے سارے لوگ جانوں سے چلے گئے. بعد میں ان کے گھر والوں سے آپ انٹرویو کریں، ان کے انٹرویوز بلکہ آپ دیکھیں، اسکائی نیوز پہ دیکھیں، چینل 4 پہ دیکھیں، BBC پہ دیکھیں. میں نے اتنا جو ٹائم میں نے لگایا ہے نا اس ویڈیو کو بنانے میں، ڈیفینیٹلی میں ہر جگہ پہ جا نہیں سکتا. میں نے وہ ساری ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں، میں نے پوری ڈیٹیل اسٹڈی کی ہیں، پورے اسٹیٹسٹکس میں نے اسٹڈی کیے ہیں. میں ایسے ہی آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا. When I say that I am angry, I am real angry because they know what is going to happen to them. It amazes me, but they still do it. Illegal افراد کے یورپ جانے کے بڑے عرصے سے کئی ڈفرینٹ چینلز چلتے رہے. کسی زمانے میں یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ پاکستان سے پہلے ایران جاتے تھے تافسان بارڈر کے تھرو، ایران سے جو ہے یہ ترکی جاتے تھے، ترکی سے گریس اور گریس سے اٹلی. جب گریس نے کافی زیادہ چیزوں کو سخت کیا اور ترکی نے ذرا تھوڑا سا سختی کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ تھرو ہنگری جانا شروع ہو گئے لینڈ کے تھرو. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو دے آر ٹیریبل کہ زمین سے بھی یہ کیسے جاتے تھے. یہ لوگ بکتے ہیں، ان کو ایک ایجنٹ دوسرے ایجنٹ کو بیچتا ہے. ایک ایجنٹ نے جب اگلے ایجنٹ کے حوالے کر دیا تو اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اگلے ایجنٹ نے جب اس سے اگلے کے حوالے کیا تو اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں. ہر ملک میں
डिफरेंट, आपका बॉर्डर चेंज हो, आपका एजेंट चेंज हो जाता है। और जिस तरीके से लोग ताफ्तान तक पहुंचते हैं ना, दैट इज अनदर हॉरेबल स्टोरी। आप इसी तरह एग्जांपल्स देख लें, जो इंडिया और बांग्लादेश से जो लोग मलेशिया जाते हैं, यही कहानी है। थ्रू बर्मा जाते हैं, थ्रू बोट्स जाते हैं, थ्रू फिशिंग बोट्स जाते हैं, डिंगी बोट्स जाते हैं, कितने लोग हलाक होते हैं, पर लोग फिर भी जाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि क्यों जाते हैं। और अब सबको आसान रास्ता क्या मिला हुआ है कि किसी भी तरीके से बाय एयर आप लीबिया पहुंच जाएं। ये लोग ईरान जाते हैं, यूएई जाते हैं, किसी भी तरीके से यहाँ से फ्लाइट्स पकड़ते हैं, लीबिया चले जाते हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद आपको इस वीडियो में गाइड करना नहीं है कि आपने लीबिया कैसे पहुंचना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल ऑफ दोस डिटेल्स, अगर आप उसके लिए वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं वो बताऊंगा भी नहीं। मैंने वो पूरा अपना केस स्टडी किया हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट। मैं आपको खाली मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। लीबिया किसी भी तरीके से पहुंच गया, उसके बाद लीबिया तो फिर हब बना हुआ है। इन पे इनको यकीन माने जानवरों की तरह लादा जाता है, और उसके बाद इनको यूरोप लेके जाया जाता है। यूरोप में भी लाके उनको साहिल के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको बोलते हैं भागो, रन वेयर एवर यू कैन। बहुत सारे पकड़े जाते हैं। मेजॉरिटी इनमें से ऐसे लोगों की है जो कि डीपोर्ट होते हैं। उनकी फिर मैंने अलग वीडियोज़ देखी हैं। अलग वीडियोज़ क्या, ग्रीस में हमारे अपने दोस्त मौजूद हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने एविडेंस फराहम किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। इट्स अ टेरेबल स्टोरी, इट्स अ हॉरेबल स्टोरी। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल बात की तरफ। गलती किसकी थी? आप कहने को हज़ार बातें कह लें, आप बोलें जी जहाज़ वालों की गलती थी। मैंने आपको बता दिया है कि हम आपको मदद तब तक नहीं दे सकते जब तक आप मांगे ना। ये मांगते क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने तो इटली जाना है ना। अगर हम इनको मदद फराहम करेंगे और हमारे जहाज़ पे आ जाएंगे, तो हमारी फिर जिम्मेदारी ये बनती है कि अगली जो भी क्लोजेस्ट पोर्ट है वहाँ पे हम इनको हुकाम के हवाले कर दें। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पर रजामंदी का इजहार करेंगे, और वो सोच रहा है कि यार मैं पाकिस्तान से ताफ्तान आया, ताफ्तान बॉर्डर, पाकिस्तान से ईरान आया, ताफ्तान बॉर्डर मैंने क्रॉस किया, मैं उसके बाद यहाँ से होता हुआ लीबिया पहुंचा। अब लीबिया से बोट में बैठ के मैं इतना करीब हूँ इटली के कि मुझसे एक दिन के फासले के ऊपर इटली मौजूद है। ये जहाज़ मुझे लेके जाएगा जो मुझे कह रहा है कि मैं मदद फराहम कर सकता हूँ, तो ये मुझे उठा के काम के हवाले कर देगा। इस बोट पे मैं रहूँगा तो मैं शायद बच जाऊँ और मैं इटली में भाग जाऊँ। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, आपने वर्ड सुना हुआ ना, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। एक धागे की उम्मीद से लटक रहे होते हैं ये लोग। यार एक धागे जितनी उम्मीद ही सही, लेकिन उम्मीद है कि हम इटली पहुँच जाएंगे, और उस उम्मीद के सहारे फिर ये लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। एज पर ऑल द एविडेंस दे रिफ्यूज्ड इट। मैं ये नहीं कहता कि ग्रीस कोस्ट गार्ड का रोल कोई बहुत अच्छा था, नहीं, उसके बारे में अलग वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से वो हैंडल करते हैं। वो फिर एक अलग कहानी है, दैट इज अनदर स्टोरी, अनदर चैप्टर। लेकिन अब जहाज़ वाले मदद फराहम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने मदद मांगी नहीं। जहाज़ वाले कब आपको मदद फराहम कर सकते हैं? या तो आप मांगें या वो खुद देखें कि आप डूब रहे हैं। जब आप डूब रहे थे तो जितने भी जहाज़ इर्द गिर्द मौजूद थे सब मदद के लिए आ गए। अब अगर आप ये उम्मीद करें कि कोई जहाज़ आपको मदद करेगा और आपको उठा के खामोशी से इटली पहुंचा देगा और वापस अपने रास्ते पे जाएगा, ये हो नहीं सकता। जब आपने मदद मांगी ही नहीं तो वो कैसे मदद आपको फराहम करें? जब आप डूब रहे थे तो वो मदद के लिए पहुंच गए, बट बाय देन इट वाज टू लेट। ग्रीस कोस्ट गार्ड जो है, उसका जहाज़ जो क्रीति से आया था वो भी पहुंचा हुआ खड़ा इंतजार कर रहा है कि हाँ जी ये बोले या हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिले ग्रीस से कि जी जाएं और इनकी मदद करें और इनको लेके आए ज़बरदस्ती। अलग बात है अगर आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर होते, ग्रीस के उस पूरे के पूरे आइलैंड के 12 नॉटिकल माइल के आप अंदर होते, टेरिटोरियल वाटर्स इसको कहा जाता है, फिर तो आपको वो ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं, फिर आप तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब 12 माइल से आप ज़्यादा हैं, EEZ के अंदर मौजूद हैं, हाथ उनके भी बंधे हुए हैं, तो यार ये बड़ी एक डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होती है। और मेरी कोशिश मैंने आज ये की है कि आप तक मैं रियल फैक्ट्स लेकर आऊँ और आपको रियल फैक्ट्स बताऊँ, क्योंकि इससे पहले कि मैं बाकी तमाम चैनल्स की तरह किसी ना किसी को कोसना शुरू कर दूं कि फ़लाँ जहाज़ ने मदद नहीं की, फ़लाँ ने मदद नहीं की, कोस्ट गार्ड ने मदद नहीं की, ग्रीस ने मदद नहीं की। पहले आप उनको मदद करने के लिए कहें तो, या कम अज़ कम उनको मदद करने का इशारा तो करें कि आप इस बात पर तैयार होंगे कि 700 के 700 अफराद जो कि इतना पैसा लगा कर आए हैं। बहरहाल ये रेफ्यूजीज़ नहीं थे, ये मैं आपको बता दूँ, ये किसी तरीके से मजबूर भी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस पूरे की पूरी जर्नी में। मेरी सिंपथीज़ इनके घर वालों के साथ हैं, लेकिन लाखों रुपए आप दे के अपनी जान गंवाने के लिए आए, चांस के ऊपर। बच गए तो इटली, नहीं बचे तो मौत। बच्चे भी थे यहाँ पे, ख़वातीन भी थी। इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं बी रोल लगाता रहूँगा, और ये एक्चुअल बी रोल है जो कि स्काई न्यूज़, चैनल 4, BBC न्यूज़, इन सब का बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। इट नॉट ओनली सैडन्स मी, इट मेक्स मी एंग्री। और दूसरी एंग्री होने की वजह यह है कि ये तमाम ममालिक जहाँ से ये लोग आते हैं, इजिप्ट है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, इनके हुकाम इसमें पूरी तरह मुलव्वस हैं। अगर आप मुझसे ये कहें कि नहीं जी किसी की कोई नहीं जानता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जानना चाहें तो सब जान सकते हैं। ये कारोबार है जो चल रहा है, लोगों की रोजियां इस पे लगी हुई हैं। सारी सप्लाई एंड डिमांड की बात है। वो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं, और जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो ये कारोबार करवाना चाह रहे हैं। BBC पे एक ऐसे पाकिस्तानी की डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है जिसने 11 दफ़ा अटैम्प्ट की है, और जिसने 11 दफ़ा लाखों रुपए दिए हैं कि वो किसी तरह से यूरोप पहुंच जाए, और वो 11 दफ़ा नहीं पहुंच सका। अब आप बताएं, ये मजबूरी तो ना हुई? ये तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको क्या कहें, हम इसको लागतबाजी होगी कि उसने घर बना लिया मैं भी बनाऊं, वो यूरोप चला गया मैं भी जाऊं, और उसके लिए आप लाखों रुपए लुटा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपना घर बेच दिया है,
اپنی کھیت بیچ دی ہیں, زمینیں بیچ دی ہیں یورپ جانے کے لیے. لوگوں نے 8-9 اٹیمپٹس کی ہیں. آپ ڈاکیومنٹریز جائیں اور دیکھیں تو صحیح, آپ کے سامنے یہ مکمل تصویر واضح ہو جائے گی. بہرحال ود آل اینڈ فل سمپتھی ٹو آل آف دیز پیپل جو سروائیو کر گئے, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لکی تھے, اگلی دفعہ دوبارہ یہ مت کیجیے گا. اور وہ تمام لوگ جو کہ مجھے میسیجز بھیجتے ہیں, میں ان کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. اپنی جان پہ مت کھیلیں. آپ لاکھوں روپے ایک ایسے کام کے پیچھے لگا رہے ہیں جس میں 90% چانس یہی ہے کہ آپ شاید زندہ نہ بچیں. ٹائٹن کے بارے میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں, دونوں کی دونوں ویڈیوز میں یہاں پہ لنک کر دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. اور with tons of love for my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Captain Zahid Nisar. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts, اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.